नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। सुबह से खूब हंगामा हो रहा है। तमाम टीवी चैनलों पे आपने चर्चाएं सुनी होंगी। हर तरफ एक ही चर्चा है, अतीक असद गुलाम, अतीक असद गुलाम। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। अतीक अहमद वो शख्स है जो न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए उसने अपराध की दुनिया से कमाए होंगे। करोड़ों अरबों की संपत्ति थी उसके पास। जब चाहता, जिसकी जमीन चाहता, 1 करोड़ की जमीन 2 लाख रुपए में ले लेता। जेल में रहा, जब चाहता जिसे चाहता जेल में बुलवा के उसे पीट देता। मतलब कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं था। लेकिन आप देखिए, एक समय ऐसा आया, आज क्या हो रहा है। एक बेटा असद जो उसके रास्ते पर चल रहा था, आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। 2 बच्चे बाल संरक्षण गृह में हैं। पत्नी फरार है, भाई जेल में है और खुद जेल में आंसू बहा रहा है। देखिए, अगर आप सही चुनेंगे और तो ऐसी दुश्वारियां आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन अगर गलत रास्ता आप अख्तियार करेंगे तो हो सकता है समय आपका साथ दे, लोग आपसे जुड़ते जाएं, लेकिन रास्ता अगर गलत है तो एक ना एक दिन उसका अंजाम बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ अतीक अहमद के साथ। 40 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने वाला शख्स आज मिट्टी में मिल गया है। बेटा मुठभेड़ में मार गिराया गया और बेचारा कोर्ट में बैठ के आंसू भी नहीं बहा पाया। यही है समय। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो तमाम नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बड़े नेता हैं या देश के बड़े नेता हैं, उन्हें कौन सी सहानुभूति है अतीक के साथ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया। ओवैसी साहब हर मामले में आ जाते हैं, जहां भी खासकर उनके धर्म और उनके संप्रदाय का मामला होता है। उन्होंने तो यह कह डाला कि असद का एनकाउंटर नहीं बल्कि संविधान का एनकाउंटर हुआ है। मैं पूछता हूं, उस वक्त ये लोग कहां थे जब प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया था? क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं था? या उस वक्त ये लोग कहां थे जब उमेश पाल के घर में घुसकर इन्हीं लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, बम बरसाए थे और उमेश पाल की हत्या कर दी थी? तब क्या संविधान सुरक्षित था? और उसके बाद भी पिछले 40-45 दिन से पुलिस की टीमें इन्हें तलाश कर रही थी और ये पुलिस से बचकर इधर उधर भाग रहे थे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाले खुलासे तो आज यूपी पुलिस ने किए। मुझे याद है कि एडीजी माफ करिए, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अतीक अहमद का जो गैंग था, उनकी ये तैयारी थी कि अतीक अहमद को जब उत्तर प्रदेश ले आया जाता, जो उनका जो काफिला आता, उस पर हमला करके अतीक अहमद को छुड़ाने की तैयारी थी। और आज असद जहां मारा गया, झांसी उत्तर प्रदेश का वही बॉर्डर जिला है कि जब साबरमती से पुलिस अतीक अहमद को लेके उत्तर प्रदेश में घुसती है तो उसी झांसी जिले के रास्ते वो उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज की तरफ जाती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
अगर स्पेशल डीजी ये कह रहे हैं कि उनकी तैयारी थी, हो सकता है असद और उसके साथ जो उसका साथी मारा गया है वो झांसी में रह के इसी बात की तैयारी कर रहे हों कि जब काफिला झांसी से अतीक अहमद को लेके गुजरे तो उनके काफिले पर हमला किया जाए और अतीक अहमद को छुड़ा लिया जाए। दूसरा एक और रहस्योद्घाटन हुआ आज प्रयागराज की कोर्ट में, जब यूपी पुलिस अतीक अहमद का रिमांड लेने पहुंची। यूपी पुलिस ने जो दस्तावेज पेश किए कोर्ट के सामने, उसे कोर्ट ने देखा और उसमें यूपी पुलिस ने दावा किया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। उसके आईएसआई और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों से उसकी नजदीकियां थी। अब ऐसे शख्स के लिए अगर उत्तर प्रदेश के या फिर देश के राजनेता सहानुभूति प्रकट करें तो मुझे लगता है कि उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। उमेश पाल का वो वीडियो, उमेश पाल के हमले का वो वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया कि किस तरीके से उमेश पाल के घर में घुसकर उसे गोली मारी गई। असद जो आज एनकाउंटर में ढेर हुआ, असद भी कैमरे में गोलियां चलाते हुए देखा गया था और यूपी पुलिस की तमाम टीमें असद और उसके दोस्त गुलाम की तलाश में काफी दिनों से लगी हुई थी। अगर इन राजनेताओं को इतना ही संविधान का, उनके मानवाधिकार का ध्यान रखना था तो यही अपील कर देते। अभी मैंने कुछ देर पहले ट्विटर पर मैंने लिखा कि प्रिय गुड्डू मुस्लिम, अगर आप चाहते हो कि आप बचे रहो या कोशिश करो कि या तो प्रयागराज कोर्ट में आके सरेंडर कर दो, नहीं तो संविधान, अगर मुठभेड़ में मारे गए तो संविधान खतरे में आ जाएगा, और अगर दिक्कत कोई हो रही हो तो इन नेताओं से संपर्क कर लो जो लोग असद के एनकाउंटर पर आंसू बहा रहे हैं, उनके एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। बहन जी ने, देखिए एक खास बात, बहन जी ने इस घटना की तुलना विकास दुबे के एनकाउंटर से की है। विकास दुबे का एनकाउंटर याद है आपको कैसे हुआ था? विकास दुबे को पकड़ के ले आया जा रहा था उत्तर प्रदेश। ये वही विकास दुबे है जिसने कई पुलिस वालों की हत्याएं की थी। असद ने तो सिर्फ 2 को मारा था, इसने उससे ज्यादा लोगों की हत्याएं की थी। बहन जी शायद ट्वीट करते वक्त भूल गई कि विकास दुबे एनकाउंटर की बाकायदे एक कोर्ट की, न्यायालय के निर्देश पे एक समिति बनी थी। उस समिति ने जांच की और जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकला था, ये रिजल्ट आया था कि जो एनकाउंटर हुआ वो गलत नहीं हुआ था, सही हुआ था। ऐसे में जो राजनीतिक दल, जो राजनेता सिर्फ वोट बैंक के लिए, कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे कटे ना, उनके पाले में रहे, इस तरह के अगर बयान दें तो निश्चित रूप से सवाल उठाने चाहिए। हमें भी उठाने चाहिए, आपको भी उठाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो अतीक या अतीक के द्वारा किए गए अपराधों या अतीक के बेटे असद ने जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की उसे वो जायज ठहराता होगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। इसी उमेश पाल हत्याकांड को लेके आपको सदन का वो वाकया याद होगा जब पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर हो गया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसे माफिया को वो मिट्टी में मिला देंगे। यही वो अतीक अहमद है, जब उसको प्रयागराज साबरमती जेल से लाया गया तो यही विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये तो सिर्फ ड्रामा चल रहा है। अतीक को प्रयागराज इसलिए ले आया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में और निकाय चुनाव में वो सत्ता पक्ष की या भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। पहले वो मददगार था, आज एनकाउंटर हो गया तो उसके मानवाधिकार का हनन हो गया। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से राजनेताओं को भी बचना चाहिए और जो भी इस तरह की बात करे उसकी खुले मन से उसके विचारों का विरोध होना चाहिए। फिलहाल जो हुआ अच्छा हुआ और अपराधी का अंजाम यही होता है।
अगर आप किसी की हत्या करोगे, किसी का परिवार उजाड़ोगे, किसी का घर उजाड़ोगे, तो आज नहीं तो कल आपका भी परिवार उजड़ेगा। और यही हुआ है अतीक अहमद के साथ। नमस्कार।